हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सामाजिक अनुबंध की जो विचारक हैं उसमें अंतिम कड़ी के रूप में जो जीन जैक रूसो बड़े ही प्रख्यात दार्शनिक है, जिन्होंने नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मार्ग तैयार किया और अपने सर्वव्यापी सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसने राजनीति में स्थायी सावेवी समाज की कल्पना को बल दिया। तो ऐसे रूसो आदर्शवादी, मानवतावादी और क्रांतिकारी विचारों के प्रेरणाता थे, जिनका जन्म 1712 में जेनेवा में हुआ था। बालकाल बड़ा कष्ट में गुजरा था इनका। बचपन में ही, जन्म के समय ही इनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने जो इनके पुत्र थे रूसो, वो ऐसी परिस्थितियों में रहे जिससे कि वो दुर्व्यसनों के साथी बनते चले गए। इनको बड़ी कठिनाई से अपने जीवन गुजारना पड़ा और लगभग 16 वर्ष तक की जो आयु थी उनकी पूरी तरह फ्रांस में आवारागर्दी के रूप में बीती थी। तो इनका स्वभाव ऐसा बन गया था कि हमेशा वर्तमान में ही ये रहते थे, न तो भूत के लिए ये कोई पछताते थे, न भविष्य की ये चिंता करते थे। तो इस प्रकार के कष्ट में जीवन को झेलते झेलते इन्हें 1749 में एक प्रतियोगिता का इन्होंने एक ऐड देखा था, जिसमें इन्होंने भाग लिया और अपने जो मौलिक जो विचार है उनको उसमें प्रकट किया, जिसमें कि इन्होंने विज्ञान तथा कला की जो तथाकथित प्रगति से जो सभ्यता का जो ह्रास हुआ है, नैतिकता का जो विनाश हुआ, जो चारित्रिक जो पतन हुआ है, उसके बारे में इन्होंने भरपूर लिखा, जिससे इनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इनकी जो गुप्त जो साहित्यिक प्रतिभा तथा जो बौद्धिक चेतना है वो यहाँ से फिर धीरे धीरे जागृत हो गई और जो समस्त जो इनका जो जीवन था बचा हुआ, वो इन्होंने इसी व्यवसाय और इसी उद्देश्य के साथ चिंतन को लिखने में और दर्शन को प्रख्यात करने में अपना समस्त जीवन फिर बाद में इन्होंने लगा दिया और 66 वर्ष की आयु में 1779 में इनका देहांत हो गया था। तो जो रूसो, जिन्होंने कि अंतकरण और भावना पर ये अधिक बल देते थे और विवेक पर ये इतना बल नहीं देते थे, और प्रबोधन के युग के बड़े विरोधी थे, क्योंकि प्रबोधन का जो युग है उसमें विवेक पर अधिक बल दिया जाता था। रूसो को कहना था कि जो विवेक है वो मनुष्यों के बीच विभाजन उत्पन्न करता है, जिससे कि तेरे मेरे का भाव उत्पन्न होता है। तो जो रूसो का जो चिंतन था वो है आदर्शवादी, और जो राज्य और समाज को और मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता उपलब्ध करवाने के लिए प्रमुख मानता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक हैं वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइल। इनकी जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका आरंभ ही इस वाक्य से होता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह सर्वत्र चारों ओर से समाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और यहीं से इनका समस्त चिंतन आरंभ होता है। इन्होंने जो सामाजिक संविदा जो सिद्धांत था और अपना जो संप्रभु का जो सिद्धांत था, उसमें जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत जिसे कहते हैं, उसमें यह बताया कि मनुष्य में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है, एक यथार्थ इच्छा और दूसरी वास्तविक इच्छा। तो इस प्रकार से इन्होंने यह बताया कि जो सामान्य इच्छा को मानने वाले को जो मजबूर है, तो सामान्य इच्छा के आदेशों को नहीं मानेगा तो उसे बाध्य किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से इनका जो बाध्यता मूलक जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो हम अपने आगे विश्लेषण में उस पर चर्चा करेंगे। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर काफ़ी अधिक बल दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो इसलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक प्रबल प्रहरी थे। लोकप्रिय संप्रभुता की जो अवधारणा है उसका इन्होंने प्रतिपादन किया। तो इस दृष्टि से जो रूसो थे महान एक आदर्शवादी दार्शनिक चिंतक थे, जिन्होंने आगे आने वाले आधुनिक समय में लोकतंत्र की दृष्टि से एवं चिंतन एवं दर्शन की दृष्टि से और आदर्शवादी जो अधिकारों की दृष्टि से लोगों को, समाज को काफ़ी जागरूक किया था। अब यदि हम इनके सिद्धांतों में या इनके चिंतन की चर्चा करें तो उसमें पहला है जो मनुष्य का जो स्वभाव है। तो रूसो कहता है कि मनुष्य में कुछ ऐसी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जैसे आत्मत्याग, आत्म सुरक्षा, पारस्परिक सहयोग, संवेदना, तो जो मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निरंतर प्रेरित करती हैं, और इन्हीं की वजह से मनुष्य क्या है कि अपना अस्तित्व बनाए रखा हुआ है।
तो जैसे उदाहरण की दृष्टिकोण से यदि मनुष्य में आत्मसुरक्षा की भावना नहीं होती तो वह स्वयं कभी का नष्ट हो गया होता। तो लेकिन आज हम देखते हैं कि इन्हीं प्रवृत्तियों की वजह से स्वयं व्यक्ति और समाज दोनों अस्तित्वमान हैं। तो ये भावनाएं मनुष्य में स्वाभाविक होती हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाना। तो उक्त प्रवृत्तियों की वजह से ही मानव अपनी साथी प्राणियों के लिए हानि की बजाय लाभ ज़्यादा पहुँचाता है, इसलिए ये शुभ है। तो इस प्रकार से जो मानवीय स्वभाव है उसको रूसो ने काफ़ी अच्छा और प्रेमी और सद्भावना वाला बताया है। अब यदि इनकी प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो प्राकृतिक अवस्था के लिए रूसो ने बड़ा एक प्रसिद्ध नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो। तो वो मानते थे कि मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में या प्रकृति के साथ जीना चाहिए, लेकिन यहाँ रूसो के इस नारे का तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य को जंगली जानवरों के साथ या जंगली अवस्था में रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को भावना और इच्छाओं के स्थान पर अंतःकरण तथा विचारशीलता को अपना पथ प्रदर्शक बनाना चाहिए। रूसो चाहता था कि जो मनुष्य है उसे मिथ्या कला, संस्कृति तथा संपत्ति को परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनके ही विकास से वो गलत दिशा में जाता है और अपने सच्चे स्वरूप अर्थात सच्ची स्वतंत्रता को वो सुनिश्चित करना व अच्छा जीवन जीने की दशा की प्राप्ति में ये सब बाधा डालते हैं। तो सच्ची कला और संस्कृति को अपनाना चाहिए और उसको पूर्ण बनाने में सहायता देनी चाहिए। इसके लिए रूसो मानता है कि एक राजनीतिक समाज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही मनुष्य को कला और संस्कृति के सच्चे स्वरूप को बता सकता है। तो उसका अनुसरण करने के लिए मनुष्य को बाध्य भी कर सकता है। तो इस प्रकार से जो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था बताई वो उन्होंने अच्छी अवस्था बताई, जिसमें उन्होंने बोला कि जो अपनी कला और संस्कृति है उसके सच्चे स्वरूप में ही व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब उन्होंने जो बाध्यता मूलक स्वतंत्रता की धारणा या स्वतंत्र के लिए बाध्य करवाना जो अपना विचार पेश किया, तो सामान्यतः रूसो की स्वतंत्रता संबंधी यह धारणा अंत विरोधी लगती है, क्योंकि जो स्वतंत्र होना और विवश करना दोनों जो पद हैं उनके मध्य एक व्यवहारिक रूप से कोई तालमेल संभव नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो विवश कैसे किया जा सकता है? यदि जिसको विवश किया जा सकता है तो देखने में लगता है कि वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में रूसो की यह पद आत्म विरोधी नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए और विवश होने में व्यक्ति उस सर्वोच्च स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, क्योंकि जो इंद्रिय निग्रह है तथा स्वेच्छापूर्वक विवेकानुसार आचरण करने से ही प्राप्त होती है। तो राज्य की जो कानूनी धारणा के समर्थक या यांत्रिक धारणा के जो समर्थक हैं वो स्वतंत्रता और राज्य या सत्ता के मध्य परस्पर विरोध देखते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं और वो व्यक्ति को अपने विवेकानुसार अपने व्यक्तित्व के विकास के बेहतर विकल्पों के चुनाव में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देते। लेकिन जो रूसो हैं वो राज्य की जो सावयवी धारणा है जिसके समर्थक प्लेटो, अरस्तु और हीगल भी हैं, जो सावयवी सिद्धांत है जो कि आंगिक सिद्धांत भी कहा जाता है, वो ये मानता है कि व्यक्ति व राज्य के मध्य संबंध ठीक वैसे ही है जैसे मनुष्य के शरीर और उसके अंगों के मध्य। तो जो अंग है अर्थात जो व्यक्ति है वो राज पर ही निर्भर होकर रह सकते हैं, अकेले नहीं। तो इस प्रकार से जो रूसो हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति और जो राज्य है राज्य के जो वास्तविक हित हैं और व्यक्ति के जो सच्चे हित हैं उनके मध्य कोई विरोध नहीं हो सकता। इसलिए सामान्य इच्छा, जिसे संपूर्णता के नाम से भी जाना जाता है, उनका जो सिद्धांत है वह मनुष्य को अपनी वास्तविक इच्छा से भटकाव के समय तथा स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन यह बाध्यता नहीं है बल्कि वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता मानी जाएगी। तो एक आदर्श राज्य में इस प्रकार की स्वतंत्रता संभव हो सकती है। तो ये रूसो की जो बाध्यता मूलक स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो है। तो इस दृष्टि से जो रूसो हैं वो पूर्णतः व्यक्तिवादी है, क्योंकि जो रूसो मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता के समर्थक हैं, कृत्रिम या बनावटी स्वतंत्रता के नहीं। इस दृष्टि से रूसो अधिक लोकतांत्रिकवादी भी है, क्योंकि वो प्रतिनिधि लोकतंत्र की बजाय प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर अधिक बल देते हैं।
तो ये उनके ऐसे विचार थे। अब जो उनका अगला जो विचार है वो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, कि किस प्रकार से, जैसा हॉब्स और लॉक ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था मानवीय स्वभाव के बाद मनुष्य को कैसे समाज या राज्य की आवश्यकता हुई और किस प्रकार से उन्होंने समझौता किया। तो रूसो ने मनुष्य को अपनी सच्ची आज़ादी को प्राप्त करवाने के लिए तथा जो मनुष्य है वो अपना सज्जीवन हासिल कर सके, इसके लिए एक राजनीतिक समाज या राज्य के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हैं और राज्य निर्माण के लिए सामाजिक संविदा पर बल देते हैं। और जो कि इस प्रकार है कि मैं प्रत्येक अपने शरीर अथवा अपनी संपूर्ण शक्ति को सबके साथ सामान्य रूप से सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख देना है और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण एक अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। तो एकदम समझौता करने वाले प्रत्येक अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिकीकरण से एक नैतिक तथा सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जो कि उतने ही घटकों से मिलकर बनती है जितने कि उसमें मत होते हैं। तो सामूहिकीकरण के इस कार्य से ही इस निकाय को अपनी एकता, अपनी सामान्य सत्ता, अपना जीवन और अपनी जो इच्छा है वो प्राप्त होती है। और समस्त व्यक्तियों के संगठन से बने हुए इस सार्वजनिक व्यक्ति को पहले नगर कहते थे, अब उसे गणराज्य या राजनीतिक समाज कहते हैं। जब निष्कर्ष रहता है तो इसे राज्य कहते हैं और जब यह सक्रिय रहता है तो इसे संप्रभु कहते हैं। तो इस दृष्टि से और इसे अन्य निकायों से जब इसकी तुलना करते हैं तब इसे शक्ति कहते हैं। तो इस दृष्टि से जो रूसो हैं वो ये मानते हैं कि जो लोग आपस में एक समझौता करते हैं, आपस में ही अपने सारे हित सभी में वो बांट देते हैं, जिससे एक सामूहिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक नैतिक एवं सामूहिक निकाय का जन्म होता है, जिसे राज्य कहते हैं। जब यह निष्क्रिय रहता है तब इसे राज्य कहते हैं और जब यह सक्रिय हो जाता है तब इसे संप्रभु कहते हैं। यदि इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो प्रत्येक सदस्य अपने समस्त अधिकार अथवा शक्तियां संपूर्ण समाज को बिना शर्त समर्पित कर देता है, जबकि जो हॉब्स है वहाँ ये शर्त एक कंडीशन रहती है। और इस समझौते में प्रत्येक का लाभ होता है, हानि किसी की भी नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समझौते में शामिल होकर देता कम है और लाभ अधिक लेता है, क्योंकि व्यक्ति एक के प्रति नहीं संपूर्ण जो समाज है उसके प्रति समर्पण करता है और उसे संपूर्ण का अविभाज्य अंग होने के नाते पुनः ज़्यादा रूप में वो प्राप्त करता है। तो इस दृष्टि से वो खोता कुछ नहीं है। जो अधिकार वह अपने ऊपर दूसरों को देता है वही अधिकार वह समाज से प्रत्येक सदस्य के ऊपर स्वयं भी प्राप्त करता है। तो इस दृष्टि से राज्य में नागरिक न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करता है बल्कि समानता भी प्राप्त करता है। और स्वतंत्रता और समानता जो कि फ्रांसीसी क्रांति के देन है, और वही फ्रांसीसी क्रांति का बड़ा भारी प्रभाव रहा है रूसों के चिंतन में। और जो उनका जो समझौता है उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न जो राज्य है वो राज्य या समाज सावयवी है, न कि व्यक्तिवादी या यांत्रिक। और इस संविधा के फलस्वरूप सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, जिसे राज्य भी कहते हैं, उसे संप्रभुता भी कहते हैं। और क्योंकि ये जब निष्क्रिय होती तो राज्य है और जब ये संप्रभु के रूप में सक्रिय होती है तो यही सामान्य इच्छा संप्रभु होती है। तो ये उनका सामाजिक संविदा सिद्धांत था, जिसमें व्यक्ति स्वयं के अधिकारों को त्याग कर ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता समानता प्राप्त करता है। अब उनका जो संप्रभुता संबंधी जो सिद्धांत है, जिसे कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहा जाता है, उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे कि रूसो अपनी जो सुप्रसिद्ध पुस्तक है सामाजिक संविदा यानी अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और जो कि राजनीतिक दर्शन को उनका यह सबसे बड़ा योगदान भी माना जाता है। रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा उसके राज्य या राजनीतिक समुदाय का आधार है। रूसो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसमें दो प्रकार की इच्छा हुई, एक थी यथार्थ इच्छा एक्चुअल विल, दूसरी वास्तविक इच्छा रियल विल। जो यथार्थ इच्छा है वो होती है जो मनुष्य को अपने व्यक्तिगत हित में सोचने को मजबूर करती है, यह परिवर्तनशील व अस्थायी होती है। जबकि जो वास्तविक इच्छा है रियल विल, वह होती है जो मनुष्य को सामाजिक हित में सोचने को मजबूर
करती है, जो कि शुभ और स्थायी होती है, क्योंकि उसमें सार्वहित की प्रधानता होती है। तो रूसो कहता है कि सभी मनुष्य की वास्तविक इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा होती है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रहे कि जो सामान्य इच्छा है वो केवल व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का समुच्चय मात्र नहीं है, बल्कि वह एक नई प्रकार की इच्छा है, जैसे कि 20 व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं से मिलकर बनी 21वीं सामान्य इच्छा। यानी 20 जो व्यक्ति हैं उनकी वास्तविक इच्छाएं 20 हो गई, फिर उन 20 वास्तविक इच्छाओं से मिलकर एक नई इच्छा का जन्म होता है 21वीं का, जिसे हम कहेंगे सामान्य इच्छा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का अपना जीवन और इच्छा होती है, उसकी स्वतंत्रता होती है, ठीक उसी प्रकार सामान्य इच्छा का भी अपना एक जीवन, इच्छा तथा उद्देश्य होता है। तो यहाँ कोई संख्या का मामला नहीं है, यहाँ सद इच्छा का मामला है। इसलिए बहुमत की इच्छा या सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, यह जरूरी नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है यदि वो सार्वजनिक हित के बारे में सोचता है। और ये शुभ होती है क्योंकि सबके हित में सोचती है, इससे समाज को स्थायित्व भी प्राप्त होता है, यह श्रेष्ठ होती है और निस्वार्थ भी होती है, और व्यक्तिगत स्वार्थों से विहीन या विरक्त होती है, केवल वास्तविक इच्छाओं का ही ये प्रतिनिधित्व करती है। तो सामान्य इच्छा का जो स्रोत है वो सभी मनुष्य हैं, इसमें स्थायित्व होता है क्योंकि इस यथार्थ इच्छाओं की बजाय वास्तविक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो अंत में रूसो के ही शब्दों में कि सामान्य इच्छा सदैव सही होती है और न्यायपूर्ण होती है, किंतु उसको मार्ग दिखाने वाला जो विवेक है वो सदा प्रबुद्ध नहीं होता है। सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छाओं के बीच ठीक वैसा ही संबंध होता है जैसे व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों के मध्य होता है। तो इसी दृष्टि से वो राज का सावयवी सिद्धांत सृजित करते हैं। आलोचना की दृष्टि से हम यदि देखें उनका ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत, तो सामान्य इच्छा और व्यक्ति के अधिकारों के बीच विरोधाभास है, क्योंकि जो सामान्य इच्छा है वो निरपेक्ष और सर्वोच्च सत्ता है, जबकि व्यक्ति को आज़ादी प्राप्त उससे नहीं हो सकती। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो राज की सत्ता है उसके बीच विरोधाभास है। जो सामान्य इच्छा है उसको अभ्रांत माना गया है, लेकिन प्रश्न यह है कि सही क्या है, उसका निर्णय कौन करेगा कि भाई सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग है, क्या सभी वास्तविक इच्छाएं सही है और नहीं है, यदि उनमें एक भी कोई वास्तविक इच्छा है जो कि सामान्य इच्छा से मिलती है, तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि ये सब ठीक है। कुल मिला के जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि जो ये निरंकुशतावाद का समर्थन करती है, और वास्तविकता ये है कि रूसो का सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो इस प्रश्न का जवाब देता है कि राज का आधार क्या होना चाहिए। तो इस संबंध में रूसो का जवाब है कि राज का आधार संपूर्ण जनता होनी चाहिए, जो कि सार्वजनिक हित की धारणा पर बल देते हैं। तो इसी दृष्टि से वो निरंकुशतावाद का समर्थन करते हैं। तो वो उन पर यह आरोप लगता है कि रूसो की सामान्य इच्छा जैसे हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है। जैसे हॉब्स ने जो लेवियाथन निरपेक्ष निरंकुशवादी राजा का जो चित्रण किया, यदि उसका हम सर काट दें तो फिर वो बचा हुआ जो धड़ है वो रूसो की सामान्य इच्छा के समान ही है। अब यदि उनकी जो रूसो की जो सामान्य इच्छा है, यदि उससे संपूर्णता संबंधी धारणा की हम चर्चा करें, तो रूसो लोकप्रिय संपूर्णता की धारणा का प्रतिपादन करते हैं, और इससे पूर्व जो हॉब्स है वो निरपेक्ष व कानूनी संपूर्णता पर बल देते हैं, और लॉक मर्यादित व राजनीतिक संपूर्णता पर बल देते हैं। जबकि रूसो की जो संपूर्णता की धारणा है वो निरपेक्ष और लोकप्रिय संपूर्णता है, क्योंकि रूसो के अनुसार संपूर्णता का मूल स्रोत या आधार क्या है, जनता। तो रूसो सामान्य इच्छा को ही सक्रिय रूप में संप्रभु कहते हैं, और सामान्य इच्छा में समाज के सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का जो अंश है वो शामिल होता है। इसलिए वो कहता है कि संप्रभुता का मूल स्रोत व्यक्ति है, अर्थात संप्रभुता व्यक्तियों में ही निवास करती है। दूसरी तरफ जो हॉब्स हैं वो संप्रभुता की विशेषताओं को निरूपित करते हैं कि वे सभी विशेषताएं रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर लागू होती हैं, और रूसो की जो सामान्य इच्छा वो भी निरपेक्ष है, और हॉब्स की जो जो संपूर्णता जो है लेवियथन वो भी निरपेक्ष है। तो इस दृष्टि से दोनों ही संपूर्णता की सर्वोच्च निरपेक्ष विशेषता को स्वीकार करते हैं, जो कि अदेय, अविभाज्य, अहस्तांतरणीय
स्थायी और अभ्रांत मानी गई है। तो यदि हम एक लाइन में देखें तो जो हॉब्स का जो संप्रभु है वो व्यक्ति स्पष्ट, निर्दिष्ट और मूर्त है, जबकि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो क्या है? अमूर्त है। समानता दोनों में है, लेकिन वो मूर्त रूप में दिखाई देती है या अमूर्त रूप में दिखाई देती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में बटी हुई होती है। तो निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि रूसो की जो संप्रभुता की धारणा है वो उतनी ही निरंकुशतावादी है जितनी कि हॉब्स की है। अंतर केवल यह है सॉरी कि रूसो में निरंकुश शासन व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के स्थान पर जन समूह की जो निरंकुशता है उसको प्रतिष्ठित किया गया है। तो ये रूसो का वो समस्त चिंतन है जिसके आधार पर उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकप्रिय संप्रभुता, इन सबको स्थापित करने पर बल दिया है। और मानवीय स्वभाव को अच्छा बताते हुए वो मानवीय स्वभाव का चित्रण करते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। बड़ा अच्छा कोटेशन है उनका कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह अपने को समाज की बेड़ियों में हमेशा जकड़ा हुआ पाता है। इसके यदि विश्लेषण करें तो जो मनुष्य है वो स्वतंत्र केवल उस अर्थ में कहा जा सकता है जब जो कि स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसकी स्वभाव की विभिन्न शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, अर्थात बिना स्वतंत्रता के मनुष्य का जो जीवन है वो उसमें सज्जीवन जीने योग और अपने व्यक्तित्व का विकास वो नहीं कर सकता है। यहाँ इस कोटेशन में जो बेड़ियाँ हैं उनका अर्थ है कि समाज की जो परंपराएं, रीति रिवाज, परिपाटियाँ, राज्य के कानून उस पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाते हैं। इस प्रकार वे अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के बजाय बाधक बन जाते हैं और व्यक्ति अपनी सच्ची स्वतंत्रता और अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। दूसरा, रूसो ने इस दृष्टि से भी यह कोटेशन दिया है कि उनके जो समकालीन समय में जो कला, विज्ञान, संपत्ति, जो आदि जो संस्थाएं हैं उनका जो विकास हुआ, इन सब ने भी मनुष्यों की सच्ची जो आज़ादी है उसको प्रतिबंध करने का कार्य किया, जिसमें वो मुक्त नहीं हो सका। और इस दृष्टि से मनुष्य अपनी सच्ची स्वतंत्रता और सज्जीवन के लक्ष्य हासिल करने से भटक गया है। तो इसी उद्देश्य से वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन वो अपने आप को हमेशा समाज की बेड़ियों से जकड़ा हुआ पाता है। तो इस प्रकार दृष्टि से जो रूसो हैं वो बड़े ही महान दार्शनिक, आदर्शवादी विचारक थे, जिन्होंने कि इस प्रकार से मानवीय स्वभाव का चित्रण करते हुए अपनी जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है और जो लोकप्रिय जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है उन सब का चित्रण किया, जिससे कि उनके बाद के आने वाले समय में जो विश्लेषक और जो चिंतक है उनको अपना दर्शन व्याख्यायित करने में बड़ी सहायता प्राप्त हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।